Hello बच्चों, in previous video we have studied about the properties of the hydride of the group for 15 elements nitrogen family. Ammonia, phosphine, arsine, stibine and bismuthine, these are hydrides. इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है? सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो अमोनिया का होता है among all the hydride. Highest melting and boiling point ammonia होगा because of presence of hydrogen bonding between the ammonia molecules. It is very important question asked so many time in the examination. और बाकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से नीचे की तरफ जाएंगे तो इट गोज इंक्रीजिंग, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बढ़ता जाएगा क्योंकि इन सभी मॉलिक्यूल्स में वंडरवाल फोर्सेस होती हैं और वंडरवाल फोर्सेस बढ़ती हैं एज भी मॉलिक्यूल साइज इंक्रीज। ठीक है, मॉलिक्यूल साइज बढ़ता है नीचे की तरफ, ये मॉलिक्यूल साइज बढ़ रहा है क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाता है। डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो साइज बढ़ता जाता है, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल साइज भी बढ़ेगा, तो इससे वंडर फोर्सेस बढ़ती हैं, इससे थर्म मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है, तो वंडरवाल फोर्सेस, क्योंकि आपको पता है इंटरमॉलिक फोर्सेस पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरमॉलिक फोर्सेस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक फोर्सेस कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये कंसेप्ट जो कैसे इसको बॉन्ड एंगल जो है गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, और लिबिस जो बेस है, सभी ये लिबिस बेस होते हैं क्योंकि सब में लॉन पेयर हैं सेंट्रल एटम के ऊपर, लेकिन लिबिस बेस जो नेचर है वो डिक्रीज होता जाता है। कारण इसका क्या है, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉनिकलिटी भी डिक्रीज होती जाती है। इससे सेंट्रल मेटल नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है क्योंकि साइज छोटा है इसका और इलेक्ट्रॉनिकलिटी हाई है, इसके कारण ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस अमोनिया है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा आता है कि जो लूजिंग करेक्टर है और थर्मल स्टेबिलिटी है। थर्मल स्टेबिलिटी नीचे की तरफ जो है वो डिक्रीज होती है। नीचे की तरफ डिक्रीज इसलिए होती है कि जो एम एच बॉन्ड है, एम एक सेंट्रल एटम है यहाँ पे, एम मान लीजिए सेंट्रल एटम जो भी है ये, तो एम एच बॉन्ड जो है वो लेंथ बढ़ती है नीचे की तरफ क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है नीचे, तो एम एच बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो इससे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होने के साथ साथ रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा बिस्मुथाइन और सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग करेक्टर जो नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, रिड्यूसिंग एक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है क्योंकि अमोनिया यहाँ पे लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ये मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा बिस्मुथाइन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इनके जो ऑर्डर है वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन में। एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जो पहला ऑक्साइड होता है N2 बोलते हैं जिसको, नाइट्रस ऑक्साइड है ये, नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस इसको कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज इनहेल ऑफ दिस गैस प्रोड्यूस द हिस्टेरिकल लाफ्टर, तो इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। दूसरी गैस जो है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO फॉर्मूला है। इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक इन वेपर स्टेट बट डायमैग्नेटिक इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है वेपर स्टेट में लेकिन डायमैग्नेटिक होता है इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। कारण इसका ये है कि NO जो है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, NO में जो मॉलिक्यूल है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 11 होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के होते हैं, 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक और इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसके ऊपर और, इस और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है, इट इज़ डायमैग्नेटिक, सॉरी इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर। लेकिन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में इट विल एग्जिस्ट एज डाइमर, तो डाइमर बनने की वजह से इट विल एग्जिस्ट इन दिस टाइप ऑफ डाइमर बनने की वजह से ये जो और इलेक्ट्रॉन होता है ये इट विल गेट पेयर्ड अप, आपस में इसकी पेयरिंग हो जाती है और उसके कारण इसका मैग्नेटिक एक्टर जो डायमैग्नेटिक हो जाता है, इट इज डायमैग्नेटिक इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट क्योंकि पेयरिंग अप ऑफ द और इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट आता है NO के बाद N2O3, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा N2O3 का, ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे करते वक्त। नाइट्रोजन में यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए हैं इसमें ऑक्सीजन के साथ, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसके 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन के 5 होते हैं, फास्फोरस के 5 होते हैं, ऑक्सीजन सल्फर के 6 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए इसके, 2 ये और 2 6 हो गए। इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया इसने, और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये दोनों, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, नाइट्रोजन ने दिए। तो एरो जो है इट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डैटी बॉन्ड भी इसको कहा जाता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 पूरे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने यहाँ रखे हैं और 2 लोन पेयर, तो इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ N2O3, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर इट इज़ NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये रखे हैं और 2 इसके, ये भी बॉन्ड जो है इट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। देखो इसको जब स्ट्रक्चर बनाते हैं
जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, या तो प्लस चार्ज यहाँ पे दिखाया, देखो माइनस यहाँ दिखाया, इसलिए क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसके हैं, इसने रखे इलेक्ट्रॉन, तो इसने लिए इलेक्ट्रॉन, तो इससे नेगेटिव चार्ज हो गया, इसमें पॉजिटिव आ गया। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिखा, तो इसको ऐसे एरो के द्वारा भी इस बॉन्ड को दिखाया जा सकता है, जैसे यहाँ दिखाया है। ठीक है, तो एरो दिखाते तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं होती है, फिर एरो उस तरफ लगाया जाता है जिसमें जिसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ये आ गए 2, यहाँ पे 4, और एक 5 और इलेक्ट्रॉन रह जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें और इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो इसके ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके कितने देखिए, 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे इसके, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, 3 लॉन पेयर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके हैं। अब इसको आप रोटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये बन जाता है, तो सेम ही है। तो और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जिसके कारण ये डाइमर बना देती है इस तरह से, N2O4 जो है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये 2 जो और इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, डाइमर बन गया है, तो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है ये। तो ये N2O4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और N2O5 का क्या होगा, बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन जाता है तो स्ट्रक्चर बन जाता है N2O5 का। ठीक है, ये देखिए O, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, और 2 4 पीछे रह गए, 2 लोन पे। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर सेम है, N2O5 का ये स्ट्रक्चर होगा। तो इसी तरह से ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस के स्ट्रक्चर जो है वो आपको आने चाहिए। फास्फोरस जो है पी टेट्राहेड्रल में फास्फोरस आ जाते हैं, बीच में ऑक्सीजन आ गया इस तरह से। ठीक है, तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, इट इज़ P4O6। ठीक है, इस फास्फोरस ट्राइऑक्साइड इसको बोलते हैं, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। P2O4 होगा, सॉरी P2O3। ठीक है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, लेकिन ये एग्जिस्ट डाइमर बनता है तो P4O6 हो जाता है। इसी तरह से आ जाता है P4O10, इसमें स्ट्रक्चर P4O6 की तरह ही है, सिर्फ 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जो है वो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना के दिखा सकते हैं, ये 4 ऑक्सीजन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, P4O10, तो ये स्ट्रक्चर भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट, दैट इज़ अ हैबर प्रोसेस। क्या होती है हैबर प्रोसेस? इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में इस्तेमाल होती है। आप हैबर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है इन द रेशियो 1:3। कैटलिस्ट होता है आयरन ऑक्साइड, कंडीशन ये होती है 700 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। मोलिब्डेनम और पोटासियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनमें से कोई एक एक्ट्स एज ए प्रमोटर है। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया कॉल्ड एज हैबर प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया एक्ट्स एज गुड लीवियस बेस। लीवियस बेस क्यों होता है? वाई अमोनिया एक्ट्स एज लीवियस बेस? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। और दूसरा होता है कि अमोनिया इज गुड कम्प्लेक्सिंग एजेंट। कम्प्लेक्सिंग एजेंट का मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कम्प्लेक्स कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें अगले आगे यूनिट में पढ़ेंगे आप, एक यूनिट है इसका, तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है एक, और उसके इर्द गिर्द न्यूट्रल मॉलिक्यूल एनायन होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एनायन जो होते हैं, दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो अमोनिया के पास जो है लॉन पेयर होने के कारण दे कैन इजिली डोनेट टू द सेंट्रल मेटल आयन फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड, देयरफॉर इट इज गुड कम्प्लेक्सिंग एजेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं, दैट मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाइट्रिक एसिड। क्या होता है नाइट्रिक एसिड? जो है वो HNO3 इसका फॉर्मूला होता है, नाइट्रोजन के प्लस 5 ऑक्सीजन स्टेट होती है। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस इसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डन बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। एंड इस प्रोसेस में 3 स्टेप में ये प्रोसेस होती है। पहले अमोनिया की ऑक्सीडेशन की जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है। फर्स्ट जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे 4 करके आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, 4NH3। फिर उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस मिली उसको ऑक्सीडाइज करके NO2 में कन्वर्ट किया जाता है। NO2 को पानी के साथ मिक्स करके डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बन जाता है। इसकी डिस्टिलेशन करके 68% नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। फिर डिहाइड्रेशन करके इट विल कन्वर्ट 98% जो है वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पहले डाइल्यूट बनेगा, इसको डिस्टिलेशन करेंगे, 68% नाइट्रिक एसिड बनेगा। इसकी फिर डिहाइड्रेशन करेंगे विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव 98% ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है। नाइट्रिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। ये मेटल को भी, नॉन मेटल को भी और कंपाउंड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब ये मेटल को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? मेटल जो 2 टाइप की मेटल्स होते हैं, इनकी
कुछ मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जैसे जिंक हो गया, निकल, आयरन, ये 3 एग्जांपल हैं। इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है? इनकी ऑक्सीडेशन देखो, जब ये ऑक्सीडेशन करेगा नाइट्रिक एसिड तो खुद रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने का मतलब इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, खुद तो रिड्यूस होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होकर NO2 बनाता है जब ये कॉन्सेंट्रेटर लिया जाता है। जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कॉन्सेंट्रेटर लेंगे नाइट्रिक एसिड का तो NO2 में बदल जाता है, लेकिन डाइल्यूट लेंगे तो ये N2O में बदलता है खुद। डाइल्यूट लेंगे तो खुद किस में बदलेगा? ये N2O में। ये ध्यान रखेंगे आप। जब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो ये कुछ मेटल्स हैं, तो इसकी रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, जिंक जो है वो जो मेटल होगा वो मेटल नाइट्रेट में बदल जाएगा। जैसे जिंक है, जिंक नाइट्रेट में बदल गया, ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। लेकिन डाइल्यूट अगर होगा तो ये बनाएगा N2O प्लस H2O तो रिलीज हो गया होगा, ठीक है। तो ये 3 कंपाउंड बनेंगे। लेकिन डाइल्यूट है तो ये N2O बनाएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये बनाएगा NO2, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाएगा? ये NO2 बनाया है, ठीक है। बाकी H2O और ये जिंक नाइट्रेट तो बनेगा। तो दोनों में ये अंतर होता है। जब नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले जो मेटल्स होंगे, ये एग्जांपल हैं, तो अगर आपने कॉन्सेंट्रेट लिया है तो रिड्यूस होकर कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड किस में बदलेगा? N2O में, सॉरी, कॉन्सेंट्रेट बनेगा NO2 में बदलेगा, और डाइल्यूट बदलेगा N2O में, और जिंक को जिंक नाइट्रेट बनाएगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे टाइप के मेटल्स आते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो पॉजिटिव होता है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड तो NO2 में ही बदलेगा, लेकिन डाइल्यूट जो है NO में बदलता है, N2O नहीं बनाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो NO2 में